नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में नए VLF स्टेशन की आधारशिला रखी। जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए कई प्रमुख नेता। डल झील के किनारे आयोजित हुआ कार्यक्रम। यह कांटों का ताज है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राज्य की चुनौतियों का किया जिक्र। सुप्रीम कोर्ट ने NCR में वायु प्रदूषण पर पंजाब और हरियाणा को लगाई फटकार। अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को तेलंगाना के विकाराबाद में 2900 एकड़ में फैले नए नौसेना के वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF स्टेशन की आधारशिला रखी। यह स्टेशन चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों में प्रभावी कमांड और नियंत्रण क्षमता को सुनिश्चित करेगा। साथ ही समुद्री संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और लंबी दूरी की शिपिंग को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ईस्टर्न नेवल कमांड ఎమ్మెల్యే శ్రీ రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఎమ్మెల్యే శ్రీ మనోహర్ రెడ్డి గారు, ఎమ్మెల్యే శ్రీ यादई टया गारू, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल्स और यहाँ पर मौजूद इस क्षेत्र के रहने वाले अन्य सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज नेशनल इम्पोर्टेंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। हमारी सैन्य क्षमताओं को विस्तार देने वाला यह इस्टेब्लिशमेंट निश्चित रूप से हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। जब इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का आज यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, वहीं आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि आज ही का दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के माने जाने वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहब का आज जन्मदिन भी है। डॉक्टर कलाम साहब ने भारत के डिफेंस सेक्टर में जो महान योगदान दिया है, उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और आज के अवसर पर हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं। साथियों, इस वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन के निर्माण से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही मैं तेलंगाना सरकार का और विशेष रूप से तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री ए रेवंत रेड्डी जी का भी विशेष योगदान के लिए मैं तहे दिल आभार व्यक्त करता हूं। जैसा उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब यह नहीं है कि जो देश हित में काम हो उसे न किया जाए, और बड़े दिल के साथ उन्होंने इस काम को किया है। हम सभी जानते हैं राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति यदि की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है। शायद इसी भाव से उन्होंने सहज रूप से अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है। साथियों, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो तेलंगाना एक नया राज्य है, लेकिन भौगोलिक व ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है। यदि आप प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास पर नजर डालें तो यह हमेशा से ही एक बहुत ही प्रॉस्परस यानी समृद्ध क्षेत्र के रूप में यह जाना जाता रहा है। चाहे मौर्य साम्राज्य हो, सातवाहन साम्राज्य हो, फिर काकतीय वंश हो, हर काल में यह तेलंगाना का क्षेत्र अपने एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट और आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन के लिए सारे देश में जाना जाता था। सिर्फ प्राचीन काल ही नहीं, बल्कि मैं मानता हूं कि आधुनिक काल में भी तेलंगाना राज्य राष्ट्र की प्रॉस्पेरिटी में, राष्ट्र की समृद्धि में अपना बहुत बड़ा योगदान देता रहा है। साथियों, प्राचीन काल से लेकर अब तक तेलंगाना की प्रॉस्पेरिटी के पीछे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण देख पाता हूं, और वह है यहाँ के लोगों की कड़ी मेहनत, यहाँ के लोगों का कड़ा परिश्रम। श्रीमान रेवंत रेड्डी जी से कहना चाहूँगा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इतने मेहनती लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथियों, जब यह वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन अपने निर्माण के बाद यह
काम करना प्रारंभ कर देगा, यानी जब फंक्शनल हो जाएगा, तो हमारे मैरीटाइम फोर्सेज के लिए अनेक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मेरी नज़र में इस प्रकार के हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं होते, बल्कि इनका स्ट्रेटेजिक रोल, रणनीतिक भूमिका इन्हें नेशनल इंपॉर्टेंस का स्वाभाविक रूप से दर्जा देती है। टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की है कि वह अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता और केंद्रीय प्रयास करे। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव न केवल पार्टी के लिए एक टेस्ट है, बल्कि कार्यकर्ताओं के लिए भी संपन्न और अनुशासन के साथ कड़ी मेहनत करने का समय है। जीत हासिल करना सभी स्थानीय निकायों में आवश्यक है और ये पार्टी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు 9 నెలల్లో మేము తీసుకొచ్చిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ప్రజలకు చేరవేయడంలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలుగా చురుగ్గా ఉండాలనే మాట చెప్పడం జరిగింది. పోయిన ప్రభుత్వంతో పోల్చుకున్నప్పుడు ఉద్యోగ విషయంలో కానీ, రైతు బంధు విషయంలో కానీ, రుణమాఫీ విషయంలో కానీ, ఇతరత సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో కానీ టీఆర్ఎస్ కన్నా 10 ఎక్కువ చేస్తూ ఉన్నాము. మేము గతంలో ఆశ చూపి ప్రజల్ని ఊరించి మోసం చేసిన సందర్భము. ఈ మంచి కార్యక్రమాలు మేము చేస్తా ఉన్నాం చెప్పే బాధ్యత కార్యకర్తలు తీసుకోవాల్సింది ఇలా సమీక్ష సమావేశంలో। बीआरएस के वरिष्ठ नेता टी हरीश राव ने आरोप लगाया है कि सरकार की लापरवाही के कारण आवासीय विद्यालयों का किराया न देने के चलते कई विद्यालय बंद हो रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जयशंकर भोपालपल्ली जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को पिछले 10 महीने से किराया न मिलने के कारण बंद कर दिया गया। राव ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना सरकार के अधीन आवासीय विद्यालय प्रबंधन की बिगड़ती स्थिति को उजागर करती है, जिससे छात्रों की शिक्षा में व्यवधान आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। यह समारोह डल झील के किनारे स्थित शेरे कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें और अन्य निर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, प्रकाश कृत और अन्य प्रमुख नेताओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी के बाद संबोधित करते हुए कहा है कि ये कांटों का ताज है, भगवान उन्हें लोगों की उम्मीदें पूरा करने में मदद करे। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई सरकार चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करेगी, जिससे राज्य की चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी घोषणा की है कि गैर अनुमोदित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब बिजली कन्वेंशन के लिए एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने इस शर्त को अनिवार्य किया था, लेकिन अब आप सरकार ने निर्णय लिया है कि 1731 गैर अनुमोदित कॉलोनियों के निवासी बिना एनओसी के बिजली कन्वेंशन प्राप्त कर सकेंगे। हाल होता था, यहाँ पर नेता वोट मांगने तो जाते थे, पर जब सरकार बनती थी तो ना वहाँ पे सड़क दी जाती थी, ना सीवर की लाइन डाली जाती थी, ना पानी की लाइन डाली जाती थी, ना नालियाँ बनाई जाती थी। लेकिन पिछले 10 साल से जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को
हर संभव सहूलियत देने का काम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुआ। चाहे सड़कें बननी हो, चाहे पानी की लाइन डलनी हो, सीवर की लाइन डलनी हो, और काफी विकास पिछले 10 साल में कच्ची कॉलोनियों में हुआ। कच्ची कॉलोनियों में रहने वालों की जिंदगी में बहुत सहूलियत आई। लेकिन पिछले 1 साल से कच्ची कॉलोनी में रहने वाले दिल्ली के लोग एक बिजली के कनेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी डीडीए ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को तभी बिजली का कनेक्शन मिलेगा जब वो डीडीए से एनओसी लेके आते हैं, जब वो डीडीए से ये लिखित में लेके आते हैं कि ये एरिया लैंड पूलिंग की जमीन में नहीं आता। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 1 साल से दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग जब बिजली के मीटर के लिए अप्लाई करें तो उन्हें दर दर भटकना पड़ता, एनओसी के लिए भागना पड़ता, और बिजली का मीटर लेने के लिए, एनओसी लेने के लिए जगह जगह रिश्वत देनी पड़ रही थी। मेरे पास बतौर पावर मिनिस्टर और फिर बतौर मुख्यमंत्री कई लोग आए अपनी शिकायतें लेके, स्वरूप विहार एक्सटेंशन से, वेस्ट कमल विहार से, मोहन गार्डन, विपिन गार्डन, नवादा एक्सटेंशन से, और दिल्ली की कई और कच्ची कॉलोनियों से लोग आए जिन्होंने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी। मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि कच्ची कॉलोनियों में जो 1731 कच्ची कॉलोनियां हैं उनमें बिजली का मीटर लगवाने के लिए किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर कोई भी इन 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहता है वो बिजली के मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनको 15 दिन का जो समय होता है जो डिस्कॉम्स को दिया गया है उसमें बिजली के मीटर मिलेंगे। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने कितनी कोशिश कर ली दिल्ली के कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को परेशान करने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व भारत में सैटेलाइट इंटरनेट और संचार के क्षेत्र में मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो और अमेरिकी अरबपति एलन मस्क के बीच विवाद खड़ा हो गया है। मस्क ने स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया पर आपत्ति जताई, जिसके बाद मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि ब्रॉडबैंड के लिए कोई नीलामी नहीं होगी, बल्कि स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक रूप से किया जाएगा। यह निर्णय तब आया जब मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल नीलामी प्रक्रिया पालन कर रहे थे। एलन मस्क की स्टारलिंक भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में प्रवेश की तैयारी कर रही है। उन्होंने स्पेक्ट्रम नीलामी को गलत बताते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाई और भारत से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की अपील की। एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पराली जलाने के मामले में पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को तलब करते हुए दोनों राज्यों की आलोचना की है कि वह उन्हें कानून का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा नहीं चलाया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में इन राज्यों ने कानून का उल्लंघन करने वालों पर केवल मामूली जुर्माना लगाया है, जिससे ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में आयोजित हो रहा है। 9 साल में ये पहली बार है जब किसी भारतीय मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी ने पाकिस्तान का दौरा किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने SCO सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के सम्मान में अपने आवास पर रात्रि भोजन का आयोजन किया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया और संक्षिप्त बातचीत की, जो दोनों देशों के बीच संबंधों में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने घोषणा की है कि इटली ने इजराइल को हथियारों के निर्यात पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। मंगलवार को संसद में बोलते हुए मेलोनी ने बताया कि गाजा पट्टी में इजराइल ऑपरेशन की शुरुआत के बाद सरकार ने इजराइल को सैन्य सामग्री निर्यात के लिए सभी नए लाइसेंस जारी करने को तुरंत निलंबित कर दिया है। del contingente militare italiano inquadrato nella missione UNIFIL delle Nazioni Unite sono state colpite dall'esercito israeliano. Pur se non si sono registrate vittime o danni ingenti, io penso che non si possa considerare accettabile. Benjamin Netanyahu. Pretendiamo che venga garantita la sicurezza dei nostri soldati, sia di quelli impegnati nella missione UNIFIL dell'ONU, sia di quelli impegnati nella missione bilaterale MIPIL, che insieme al resto della comunità internazionale hanno contribuito per anni alla stabilità lungo il confine israelo-libanese. Riteniamo perciò che l'atteggiamento delle forze israeliane sia del tutto ingiustificato, oltre a rappresentare una palese violazione di quanto stabilito dalla risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Per contro, non si può non tenere presente la violazione della stessa risoluzione compiuta negli anni da Hezbollah, che ha operato per militarizzare l'area di competenza di UNIFIL. La posizione del governo italiano è che si debba lavorare alla piena applicazione della risoluzione, rafforzando le capacità di UNIFIL e delle forze. आखिर में हेडलाइंस फिर। राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में नए VLF स्टेशन की आधारशिला रखी। जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए कई प्रमुख नेता। डल झील के किनारे आयोजित हुआ कार्यक्रम। यह कांटों का ताज है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राज्य की चुनौतियों का किया जिक्र। सुप्रीम कोर्ट ने NCR में वायु प्रदूषण पर पंजाब और हरियाणा को लगाई फटकार। 1TV हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।